Indian Overseas Bank comes out of RBI PCA framework. Friends, what is PCA? Prompt Corrective Action. फ्रेंड्स, यह एक प्रकार का एक्शन है जो कि आरबीआई द्वारा लिया जाता है ऐसे टाइम पे जबकि कॉमर्शियल बैंकों की हालत खस्ता होती है या फिर उनकी स्थिति खराब होती है। अब फ्रेंड्स, पहले हमें समझना होगा कि कॉमर्शियल बैंकें कौन सी होती हैं। फ्रेंड्स, कॉमर्शियल बैंकें वह होती हैं जो कि पब्लिक से पैसे लेती हैं एवं उस पैसे को आगे पब्लिक में लोन के रूप में प्रोवाइड करती हैं। फ्रेंड्स, जो ये पीसीए फ्रेमवर्क है ये कोऑपरेटिव बैंकों में के अंतर्गत या फिर एनबीएफसी के अंतर्गत जो है यह नहीं लगाया जाता है। यह किस पे लगाया जाता है? कॉमर्शियल बैंकों में। फ्रेंड्स, भारत में कॉमर्शियल बैंक कौन है? तो जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, यस बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, यूको बैंक, तो यह सब फ्रेंड्स कॉमर्शियल बैंक हैं जिन पर कि पीसीए फ्रेमवर्क लग सकता है या फिर लगा हुआ है। फ्रेंड्स, इसी माह में यूको बैंक पीसीए फ्रेमवर्क से बाहर आया है और इस समय इंडियन ओवरसीज़ बैंक आईओबी का बारी है जो कि पीसीए फ्रेमवर्क से बाहर आ रहा है। फ्रेंड्स, पीसीए फ्रेमवर्क में होता क्या है? तो फ्रेंड्स, पीसीए फ्रेमवर्क के अंदर जो सेंट्रल बैंक है यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यह वीक बैंकों पर अपनी नज़र बनाए रखती है। फ्रेंड्स, वीक बैंक किन मायनों में देखा जाता है? तो फ्रेंड्स, वीक बैंक देखा जाता है अगर एनपीए बहुत ज़्यादा हो या फिर उनका सीआरएआर ज़्यादा हो या फिर रिटर्न ऑन एसेट काफ़ी कम हो। फ्रेंड्स, पीसीए में किया क्या जाता है? तो रोक लगाया जाता है लेंडिंग पर एवं उनका जो रिस्ट्रिक्शंस लगाया जाता है उनके बिजनेस के ग्रोथ पे। ज़्यादा ब्रांचेज वो नहीं खोल सकती हैं बिना परमिशन के। इसके अलावा बड़े बड़े लोन यानी कि कॉरपोरेट लोन वो नहीं कर सकती हैं। कई प्रकार के लोन की उन पर पाबंदी होती है, तो यानी कि उनके बिजनेस जो है कहीं ना कहीं पीसीए फ्रेमवर्क के कारण डाउन होते हैं। फ्रेंड्स, बैंकों का काम है जनता से पैसा लेना एवं उस पैसे को आगे लोन के रूप में प्रोवाइड करना। फ्रेंड्स, यहाँ से जो ब्याज मिलता है वही बैंकों का प्रॉफिट होता है। फ्रेंड्स, ऐसे केस में जबकि उन पर यह बाउंडेशन लग जाए कि आप लोन नहीं करोगे, तो फ्रेंड्स जनता से तो वो पैसा ले रहे हैं। जनता से जब उन्होंने पैसा लिया है तो उन्हें इसका ब्याज भी देना होगा। भले ब्याज कम देते हो किंतु इन्हें ब्याज देना होगा। फ्रेंड्स, इनके पास अगर पैसा पड़ा हुआ है तो वह पैसा व्यर्थ जा रहा है जब तक इस पैसे को वो लोन के रूप में आगे ना दें। और अगर इस पर बाउंडेशन लग जाए कि आप इसे लोन के रूप में नहीं दे सकते हैं, तो इस केस में उनके बिजनेस में कहीं ना कहीं ग्रोथ कम होता है या कहीं ना कहीं रोक लगता है। अब फ्रेंड्स, इंडियन ओवरसीज़ बैंक की बात करें। फ्रेंड्स, अभी भी एक बैंक है दैट इज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो आज के डेट पे भी पीसीएम फ्रेमवर्क पे बना हुआ है। फ्रेंड्स, अब जहाँ तक हम आईओबी की बात करें तो यह पीसीयू में कब आया था? तो फ्रेंड्स, अक्टूबर 2015 में आईओबी को आरबीआई ने पीसीए के अंतर्गत रखा था। इसके बाद आईओबी बैंक हमेशा जो है सेंट्रल बैंक को यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को या कह रही थी कि आप जो है हमें पीसीए फ्रेमवर्क से बाहर करिए। अब फ्रेंड्स, आरबीआई द्वारा आईओबी को पीसीए से बाहर करने के क्या कारण है? तो फ्रेंड्स, परफॉर्मेंस, आईओबी का जो परफॉर्मेंस है मार्च 31, 2021 का वह बेटर रहा है और किसी भी पैरामीटर्स में जो है आईओबी ने गलत नहीं किया, मतलब सही रहा है उनका। इस कारण से जो है इन्हें पीसीए फ्रेमवर्क से बाहर किया जा रहा है। फ्रेंड्स, गवर्नमेंट का सपोर्ट रहा है आईओबी में। तो फ्रेंड्स, हाँ, 41,000 करोड़ रुपए जो है गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किए हैं इंडियन ओवरसीज़ बैंक को। अब फ्रेंड्स, पीसीए फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस्ड कब किया गया था? तो फ्रेंड्स, 2002 में पीसीए फ्रेमवर्क जो है यह किया गया था। और फ्रेंड्स, इसका जो मेन मैकेनिज्म ये था कि जो भी कॉमर्शियल बैंकें हैं उन पर किसी तरीके का दबाव आए या फिर जनता का पैसा ख़त्म हो, बर्बाद हो, उससे पहले ही जो है आरबीआई वॉच लिस्ट करे, उन्हें चेक करे
और अगर ऐसा कुछ कंडीशन आता है तो उसका पहले ही निदान किया जा सके, उसे सही किया जा सके। एक बैंक कब पड़ती है इस लिस्ट में, यानी कि आरबीआई के पीसीए फ्रेमवर्क में कब पड़ती है? तो फ्रेंड्स इसके 3 क्राइटेरिया होते हैं। पहला है कैपिटल टू रिस्क वेटेज असेट रेशियो, दूसरा है फ्रेंड्स नेट नॉन परफॉर्मिंग असेट रेशियो, एवं तीसरा है रिटर्न ऑन असेट्स। अब फ्रेंड्स हमें यह समझना होगा कि कैपिटल टू असेट रेशियो, एनपीए एंड रिटर्न ऑन असेट्स क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स कैपिटल टू रिस्क वेटेज असेट रेशियो, फ्रेंड्स कैपिटल हमें प्रोवाइड होता है डिपॉजिटर्स का, यानी जिसका भी पैसा हमारे बैंक में जमा हुआ है। अब फ्रेंड्स जिसका भी पैसा हमारे बैंक में जमा हुआ है तो यह हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी कि बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम वो पैसा जो है उस कस्टमर को वापस करें। तो फ्रेंड्स बैंक यह इस बात का ध्यान रखे कि जो पैसा, जो कैपिटल वो लोन के रूप में लगा रहा है वह पैसा सुरक्षित हो। फ्रेंड्स अब फ्रेंड्स इसमें है CRAR, NPA और रिटर्न ऑन असेट्स। अब फ्रेंड्स हम समझते हैं कैपिटल टू रिस्क वेटेज असेट रेशियो को। फ्रेंड्स कैपिटल टू रिस्क कि जितना हम रिस्क पे खेल रहे हैं उतना ही कैपिटल जो है हम संभाल करके रखें। तो फ्रेंड्स इसके लिए कुछ रेशियो निर्धारित किए गए हैं। तो फ्रेंड्स जैसे आप देख सकते हैं कि ट्रिगर पॉइंट्स ऑन कैपिटल एंड हाउ डज अ ब्रीच इनवाइट एक्शन। फ्रेंड्स अगर कोई बैंक, मान लीजिए कि किसी बैंक ने मुझे 10 लाख रुपए का लोन दिया, तो फ्रेंड्स एक तरीके से 10 लाख रुपए का उसने रिस्क खेला। तो फ्रेंड्स इस रिस्क के बदले उसे कुछ कैपिटल अपने पास रखने पड़ेंगे, यानी कि उसे 1 लाख रुपए अपने पास रखना पड़ेगा। इस प्रकार से हो गया फ्रेंड्स 10%। तो फ्रेंड्स आरबीआई ये कहती है कि अगर CRAR 9% से ज़्यादा है, यानी कि 10% से ज़्यादा है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर बैंक का CRAR 9% से कम होता है तो ऐसे में आरबीआई जो है आपके कैपिटल रिस्टोरेशन प्लान देखेगी। इसके अलावा जो नए बिजनेसेस एवं अगर आप अपने कस्टमर्स को डिविडेंड देते हैं तो उसे जो है वह चेक करेगी या उसे रोकेगी। अगर CRAR 6% से कम होता है और अगर यह आरबीआई को पता चलता है तो ऐसे में आरबीआई जो है कुछ एडिशनल स्टेप लेगी, जैसे रिकैपिटलाइजेशन प्लान। इसके अलावा जो मैनेजमेंट बोर्ड होंगी, अपॉइंटिंग कंसल्टेंट होंगे, उन्हें चेंज करेगी। एवं इसके अलावा मर्जर ऑफ बैंक के लिए भी आरबीआई सोच सकती है। इसके अलावा अगर आपका कैपिटल जो है वह रिस्क के मुकाबले 3% या उससे कम हो तो फ्रेंड्स ऐसे में अमलगमेशन और मर्जर के बारे में बैंक जो है वह सोचती है। फ्रेंड्स इसके बाद आता है नेक्स्ट NPA लेवल्स। फ्रेंड्स व्हाट इज NPA? फ्रेंड्स NPA होता है नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, यानी कि वैसे असेट्स जो कि अब परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। फ्रेंड्स इसके लिए भी आरबीआई ने कुछ नियम तय किए हैं, जैसे अगर आपने किसी बैंक से लोन लिया फ्रेंड्स, या किसी बैंक ने मुझे 10 लाख का लोन दिया एवं अगले 3 महीने तक मैंने, यानी किसी कस्टमर ने उस बैंक को न तो इस 10 लाख रुपए का ब्याज दिया यानी इंटरेस्ट दिया और न ही प्रिंसिपल का कुछ अमाउंट दिया, तो फ्रेंड्स ऐसे केस में इस अमाउंट को, यानी कि यह 10 लाख रुपए जो है वह NPA खाते में चला जाएगा। यानी कि इस 10 लाख रुपए से बैंक को जो है कोई अर्निंग, किसी प्रकार की अर्निंग जो है वह नहीं हो रही है। तो फ्रेंड्स ऐसे केस में इसे NPA के में गिना जाएगा। फ्रेंड्स यह देखा जाता है कि अगर किसी बैंक का नेट NPA 10% या 15% के बीच में रहता है तो ऐसे में आरबीआई द्वारा जो है स्पेशल ड्राइव चलाए जाते हैं ताकि बैड लोन्स को कम किया जा सके। फ्रेंड्स अगर 15% से ज़्यादा होता है NPA तो ऐसे में बैंक के लिए स्थिति खराब होती है एवं उन्हें PCA फ्रेमवर्क में डाला जा सकता है या फिर सोचा जा सकता है डालने के लिए। वहीं रिटर्न ऑन एसेट जो है वह थर्ड पैरामीटर है। फ्रेंड्स रिटर्न ऑन एसेट कहता है कि आप अपने एसेट्स पर कितना रिटर्न जो है वह अर्न कर रहे हैं। फ्रेंड्स यही बात जो है बैंकों पर लागू होती है। फ्रेंड्स रिटर्न ऑन एसेट्स पर यह है कि अगर 0.25% तक अगर आप या इससे कम जो है
रिटर्न ऑन एसेट अगर आपको प्राप्त होता है तो ऐसे में रिजर्व बैंक द्वारा रिस्ट्रिक्शंस जो है वह लगाए जाते हैं। तो यह था फ्रेंड्स पीसीए के बारे में। फ्रेंड्स इस वित्तीय वर्ष में भारत सरकार ने 2 बैंकों के प्राइवेटाइजेशन की घोषणा की हुई है। तो फ्रेंड्स हो सकता है कि अब इन बैंकों के पीसीए से बाहर निकलने के बाद इस कार्य में कहीं तेजी देखने को मिले और 2 बैंकों के नाम जो हैं वह जाहिर हो कि किन बैंकों का प्राइवेटाइजेशन होना इस वित्तीय वर्ष में है।